हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और अपने जीवन में और भी ज्यादा बेहतर कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अप्लाइड फिजिक्स। अप्लाइड फिजिक्स में आपका चल रहा था फर्स्ट यूनिट, जो कि आपका यूनिट है डायमेंशन। इसके अंतर्गत हमारा 7 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में क्लिक करके आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमारा टॉपिक चल रहा था, लास्ट टॉपिक हमारे होने वाला है आपका यूनिट 1 का, जिसमें हम टॉपिक पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड पावर। ठीक है, इसमें हमारा न्यूमेरिकल चल रहा था। न्यूमेरिकल मैंने आपको 3 क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुके थे। 3 क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क दिया हुआ था। आई थिंक आपने होमवर्क कंप्लीट किया होगा, नहीं किया होगा कोई बात नहीं, मैं आपको 3 क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इसके साथ साथ आज की इस वीडियो में हम आपके फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। कौन कौन सा? रूल्स फॉर रिप्रेजेंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि जो सार्थक अंक होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के कौन कौन से नियम होते हैं। एंड राउंडिंग ऑफ इन कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन करते हुए जो है राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, यानी कि चीजों को लमसम में कहते हैं ना, लमसम में चीजों कितनी हो जाती हैं, लमसम में चीजों को कैसे लिखते हैं, इसके बारे में समझते हैं। आ जाइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपको जो होमवर्क के लिए दिया गया था वो दिया गया था क्वेश्चन नंबर 4। ये था कि एक तार के आयतन का परिकलन करने के लिए, क्या समझना, एक तार के आयतन का परिकलन करने के लिए उसके व्यास को स्क्रू गेज से 0.024 सेंटीमीटर तथा लंबाई को मीटर पैमाने से 16.5 सेंटीमीटर नापा गया है। उसके आयतन में कुल संभावित त्रुटि, किसमें? आयतन में कुल संभावित त्रुटि की गणना कीजिए। अब यहाँ पे गिवन क्या क्या है, ध्यान समझना। यहाँ पे गिवन क्या क्या है, यानी कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दिया हुआ है, तो मैं लिखूंगा गिवन दैट, दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि तार के आयतन का परिकलन करने के लिए उसके व्यास को, यानी कि डी इज इक्वल टू दिया गया है। डी कितना दिया गया है? तो मैं कहूंगा 0.024 सेंटीमीटर आपका दिया गया है। और इसके साथ साथ किससे मापा गया है? तो मैं कहूंगा स्क्रू गेज से मापा गया है। स्क्रू गेज में लीस्ट काउंट कितना होता है मैंने आपको बताया था, तो लीस्ट काउंट उसका होता है 0.001 0.001 सेंटीमीटर का लीस्ट काउंट होता है। इसलिए डेल्टा डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि अगर हम व्यास से तार का आयतन माप रहे हैं तो उसमें होने वाला जो पॉसिबल एरर है, मिनिमम कितना एरर हो सकता है, तो मैं कहूंगा 0.001 सेंटीमीटर मिनिमम एरर हो सकता है। तो यहाँ पे डेल्टा डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आपका 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, तार की लंबाई मीटर पैमाने से मापा गया है कितना, 16.5। तो यहाँ पे एल इज इक्वल टू क्या है, तो आपको एल इज इक्वल टू है 16.5 मीटर, सॉरी 16.5 सेंटीमीटर। अब किससे मापा गया है, तो आपको मीटर पैमाने से मापा गया है। तो मीटर पैमाने का लिस्ट काउंट कितना होता है, तो मैंने आपको बताया था मीटर पैमाने का जो लिस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर होता है। इसलिए डेल्टा एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर यहाँ पे हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि उसको आयतन में कुल संभावित त्रुटि की गणना कीजिए। आयतन में कुल संभावित त्रुटि यानी कि आपसे पूछ रहा है डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 इज इक्वल टू क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है भाई, फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे आयतन निकालने का, ध्यान समझना। तार के आयतन का, अगर आपको तार का आयतन निकालना है तो यहाँ पे फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, तो यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है भाई, क्या यहाँ पे आर आपका गिवन है, मैं कहूंगा आर यहाँ पे आपका नहीं गिवन है। क्या गिवन है, तो आपको सर डी गिवन है। तो आर इज इक्वल टू क्या होता है, तो आपको सर आर इज इक्वल टू होता है डी बाई, क्या होता है, v इज इक्वल टू आप इसे लिख सकते हैं पाई डी बाई 2 का स्क्वायर एल। क्यों लिख सकते हो, तो आप यहाँ पे लिखेंगे चूंकि चूंकि आर इज इक्वल टू डी बाई 2 होता है। क्या होता है, क्योंकि आर इज इक्वल टू डी बाई 2 होता है। अब इसको और आगे सॉल्व कर लेंगे, क्या आएगा ये, तो मैं कहूंगा यहाँ पे आ जाएगा v इज इक्वल टू पाई बाई 4 डी स्क्वायर एल। क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू पाई बाई 4 डी स्क्वायर एल। चूंकि पाई बाई 4 क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या कांस्टेंट में किसी प्रकार का एरर हो सकता है, तो आप कहोगे सर कांस्टेंट में किसी प्रकार का कोई भी एरर यहाँ पे नहीं होगा। तो क्या इस कांस्टेंट को छोड़ सकते हैं, तो आपको सर बिल्कुल छोड़ सकते हैं। देन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं v इज इक्वल टू डी स्क्वायर एल। अब इसी फार्मूला के थ्रू हम क्या कर लेंगे, इसी फार्मूला पे हम क्या कर लेंगे, इसी फार्मूला पे जो है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। अब चूंकि इस फार्मूला में हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे रिलेटिव एरर। इस फार्मूला में क्या निकालेंगे, रिलेटिव एरर निकालेंगे, रिलेटिव एरर। ठीक भाई, रिलेटिव एरर निकालेंगे। अब चूंकि हमें रिलेटिव एरर निकालना है, या फिर हम कह सकते हैं परसेंटेज एरर निकाल लेते हैं। ठीक है, सीधे परसेंटेज एरर निकाल लेते हैं। परसेंटेज एरर परसेंटेज एरर का फार्मूला मैंने आपको बताया था। रिलेटिव एरर में अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही आपका किसका फार्मूला हो जाएगा, तो आपको परसेंटेज एरर का फार्मूला बन जाएगा। अब इस फार्मूला पे परसेंटेज एरर का आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे, तो आपका ये हो जाएगा डेल्टा v बाई वी मल्टीप्लाई
100 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है d2 यानी कि e की पावर x। e की पावर x मैंने आपको क्या बताया था, x आ जाएगा यहाँ पे आपका, क्या आ जाएगा, x आ जाएगा यहाँ, x कितना है यानी कि 2, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 इंटू डेल्टा d बाई d मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस क्या है, तो आपको अब देखो a डॉट b मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई मैंने आपको क्या बताया था, a प्लस b वाला फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपको डेल्टा l बाई l इंटू 100, ठीक है, क्या हो जाएगा डेल्टा एल इंटू एल इंटू 100। क्लियर है, जल्दी से लो, यहां तक फार्मूला क्लियर होना चाहिए। अब इसी फार्मूला पे आपको क्या कर देना है, वैल्यू को पुट कर देना है। इसी फार्मूला पे क्या करना है, आपको वैल्यू को पुट कर देना है। तो कैसे वैल्यू पुट करोगे, नेक्स्ट पेज में आपको बताता हूँ, स्पेस कम है यहाँ पे। तो आप लिखोगे डेल्टा वी बाई बी, डेल्टा, दूसरे पेन से लिखो ताकि आपको क्लियर विजिबल हो। आप लिखोगे डेल्टा वी बाई बी, ठीक है भाई, क्या लिखना है आपको, यहां पे आपको लिखना है डेल्टा वी बाई, डेल्टा वी बाई वी मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, आपका फार्मूला था 2 इंटू डेल्टा डी। डेल्टा डी का वैल्यू कितना था, तो आपको सर डेल्टा डी का जो वैल्यू था वो था 0.001, ठीक है भाई, अपान डी, डी का कितना था, तो आपको सर 0.024 सेंटीमीटर, कितना था 24, मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे कर देंगे 100, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल कितना था, तो आपको 0.1 सेंटीमीटर, कितना था 0.1 सेंटीमीटर अपान, उसके बाद से आपसे यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी थी, तो आपको एल की वैल्यू थी 16.5 सेंटीमीटर, कितना 16.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसको सॉल्व कर लो आगे, जैसे इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, तो आपको सर यहाँ पे दशमलव के बाद यानी कि डेसिमल के बाद आपका कितना है, 1 2 3 अंक है, यहाँ पे भी 3 अंक है, तो यहाँ पे दशमलव आपका हो जाएगा कैंसिल, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 1/24, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100 हम इसको लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/165, ठीक है, 1/165 क्या लिख सकते हैं, 1/165 लिख सकते हैं सिंपली, 1/165 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए। अब हम इसको और आगे सॉल्व कर लें तो कितना हो जाएगा, तो आपको सर 2 से 24 कैंसिल यानी कि 2 से 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 2, 2 1 2 और ये 12 दूनी 24, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो मैं कहूंगा ये आ जाएगा 100/12 प्लस 100/12 और प्लस ये आ जाएगा आपका 100/165, कितना आ जाएगा 100/165 आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करो यानी कि 100 में 12 से भाग करो तो कितनी बार जाएगा, 12 अट्ठे 96, 40 बचा और 12 36, 12 36, 8.33% आ गया यहाँ पे, और प्लस और 100 को आप करोगे 165 से डिवाइड, तो ये कितना आ जाएगा, इसके लिए कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ भाई, ठीक है, इसके लिए कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं मैं, यहाँ पे 100 से हमें डिवाइड करना है 165, तो आ जाएगी इसकी वैल्यू 0.60, ठीक है, कितना आ जाएगा 0.60। अब इसको ऐड ऑन कर लो कितना आ जाएगा, तो आपको सर यहाँ पे हो जाएगा 69 और ये हो जाएगा आपका 8.93, कितना आ जाएगा 8.93%, कितना आ जाएगा, ये आपका आ गया डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 की वैल्यू, ठीक है भाई, ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया यहाँ पे वैल्यू निकल करके आ गया, यानी कि ये आपका सिंपल सा मैं कहूं ये आपका आ गया आंसर, ये आपका क्या आ गया, तो मैं सिंपल सा कहूं ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया भाई, क्या आ गया आपका यहाँ पे, ये आपका आया आंसर, क्या आ गया आपका ये, तो मैं कहूंगा ये आपका आ गया आंसर, आ गया यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है, समझ में आया कैसे निकालते हैं। आई थिंक यहाँ पे आप जो है बिल्कुल पूरी तरीके से समझ में आ गए होंगे कि कैसे चीजों को निकालते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी आयत की लंबाई दिया गया है 8.5 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई दिया गया है 4.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, आपसे पूछा है आयत का क्षेत्रफल अधिकतम त्रुटि के साथ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे क्या क्या हमें गिवन है, गिवन दैट लिखेंगे यहाँ पे, गिवन दैट क्या क्या गिवन है भाई, हम यहाँ पे हमें यहाँ पे गिवन है आयत की लंबाई L इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या दिखाया है L प्लस डेल्टा एल, दोनों हमारा दिया गया है L प्लस डेल्टा एल इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या दिया गया है, तो मैं कहूंगा 8.5 प्लस माइनस यहाँ पे दिया गया है 0.2, ठीक है भाई 0.2 सेंटीमीटर दिया गया है, और क्या दिया गया है चौड़ाई दिया गया है, यानी कि b प्लस माइनस डेल्टा b आपका दिया गया है, कितना दिया है, तो आपको सर 4.2 प्लस माइनस ये दिया गया आपका 0.1 सेंटीमीटर आपका दिया गया है, कितना 0.1 सेंटीमीटर दिया गया है।
आपसे पूछ क्या रहा है, आयत का क्षेत्रफल अधिकतम त्रुटि के साथ ज्ञात कीजिए, यानी कि मैक्सिमम त्रुटि के साथ आपसे पूछ रहा है, यानी कि आपसे पूछ रहा है डेल्टा डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका एल इज इक्वल टू 8.5 और डेल्टा एल इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे गिवन है। ठीक है, बी इज इक्वल टू चौड़ाई दिया गया है 4.2 और चौड़ाई में होने वाला एरर जो हो सकता है पॉसिबल एरर 0.1 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे गिवन है। से डेल्टा ए निकालना है, ए कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले डेल्टा ए निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना होगा ए, क्या निकालना होगा आपको, सबसे पहले ए निकालना होगा, यानी कि क्षेत्रफल निकालना होगा, एरिया आपको निकालना होगा। तो आपको क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल यानी कि एरिया, एरिया का फार्मूला क्या होता है, तो आपको सर एरिया का फार्मूला जो होता है वो होता है ए इज इक्वल टू एल इंटू बी, ए इज इक्वल टू क्या होगा, एल इंटू बी होगा। अब एल का वैल्यू कितना है, तो आपको सर एल की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 8.5, कितना गिवन है, तो आपको सर 8.5 यहाँ पे गिवन है। बी की वैल्यू कितनी है, तो आपको सर यहाँ पे दिया गया है 4.2, कितना 4.2 यहाँ पे बी की वैल्यू गिवन है 4.2। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, फिर भी मैं जल्दी से सॉल्व कर लेता हूँ कैलकुलेटर का यूज करके, लेकिन आपको एग्जाम में कैलकुलेटर यूज नहीं करना, खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, 4.2 कितना आ जाएगा, 35.7, कितना आ जाएगा 35.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आ गया 35.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, यहाँ पे आपकी एक ही वैल्यू आ गई, यानी कि हमें क्षेत्रफल प्राप्त हो गया भाई, हमें क्षेत्रफल मिल गया ए इज इक्वल टू 35.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, अब चूंकि आपको क्या पता है एरिया का फार्मूला ए इज इक्वल टू एल इंटू बी होता है, ए इज इक्वल टू क्या होता है, आपको एरिया का फार्मूला पता है, ए इज इक्वल टू होता है एल इंटू बी, ए इज इक्वल टू एल इंटू बी आपका होता है। अब यहाँ पे आप क्या निकालोगे, यहाँ पे आपको निकालना है सिंपल सा रिलेटिव एरर, आपको यहाँ पे निकालना है रिलेटिव एरर, आपको यहाँ पे सिंपल सा निकाल लेना भाई रिलेटिव एरर। ठीक है भाई, रिलेटिव एरर अगर आपको यहाँ पे निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो आपको रिलेटिव अगर मुझे निकालना है तो मैं लिखूंगा डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सीधे सीधे निकाल लेंगे रिलेटिव एरर। ठीक है भाई, अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे सिंपल सब आपको वैल्यू पुट करना है, क्या पुट करना है, डेल्टा एल बाई एल, तो डेल्टा एल कितना है, तो आपको सर डेल्टा एल इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.2 सेंटीमीटर, कितना आपका यहाँ पे दिया है 0.2 सेंटीमीटर आपका जो है डेल्टा एल दिया हुआ है। एल कितना है, तो आपको सर एल दिया है 8.5 दिया गया है आपका सेंटीमीटर एल, यानी कि लंबाई की। चौड़ाई कितना दिया गया है, चौड़ाई में होने वाला एरर, तो आपको 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं लिख रहा, ठीक है, एरर दिया गया है। और चौड़ाई कितना है 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर आपकी चौड़ाई है। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सिंपल आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे आप, एक पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, हम इसको लिख सकते हैं 2/85, ठीक है भाई, प्लस यहाँ पे पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, हम लिख सकते हैं 4.2 यानी कि 1/42, 1/42 लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, अब इसको फिर से सॉल्व कर लो, यहाँ पे मैं फिर से कैलकुलेटर का यूज करूंगा, 2 क्या है 85, तो ये आ जाएगा आपका 0.23, 0.023 प्लस ये क्या है 1/42, 1/42, ये कितना आ जाएगा 0.023। ठीक है भाई, हम दशमलव के 2 अंक तक अगर मैं आपको लेकर चलूं, दशमलव के 2 अंक तक लेकर चलूं, तो हम इसे लिख सकते हैं 0.2 इतना ही लेकर के चलते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो। ठीक है भाई, तो हम इसको कितना लिख सकते हैं 0.04, तो हमारा क्या आ गया, आपको सर डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा ए बाई ए की वैल्यू कितनी आई, तो मैं कहूंगा डेल्टा ए बाई ए की जो वैल्यू आई है यहाँ पे, डेल्टा ए बाई ए की वैल्यू कितनी आई, तो मैं यहाँ पे कहूंगा डेल्टा ए बाई ए की वैल्यू आई 0.4। अब इसे आगे क्या करूंगा, अब मैं इसे और आगे सॉल्व करूंगा, और आगे किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, हम इसे और आगे इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं मेरे दोस्त। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डेल्टा ए, डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 0.04 मल्टीप्लाई बाई ए, आपका इस साइड आ जाएगा, तो हम ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है भाई, चूंकि आपको क्या पता है, चूंकि आपको पता है ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ए की वैल्यू आपकी निकल के आई है 35.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, चूंकि ए इज इक्वल आपका क्या निकल के आया है 35.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम इसको क्या कर लेंगे, हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, क्या लिख सकते हैं 0.04 मल्टीप्लाई बाई 35.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम इसको क्या कर लेंगे, फिर से सॉल्व कर लेते हैं भाई, यानी कि 0.04 मल्टीप्लाई बाई 35.7, 1 पॉइंट कितना आ गया 1.428, डेल्टा ए इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया आपका आ गया
डेल्टा ए इज इक्वल टू निकल के आया कितना आया, तो ये आया आपका ए डेल्टा ए इज इक्वल टू 1.428 और यही आपका कहा क्या आ गया आपका, यही आपका आ गया आंसर। ठीक है भाई, यही आपका क्या आ गया, यही आपका आंसर आ गया। तो आयत का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछे आयत का क्षेत्रफल कितना है, अगर आपसे ये पूछे आयत का क्षेत्रफल आपका यहाँ पे कितना है, ठीक है भाई, तो आप क्या बताओगे आयत का क्षेत्रफल, तो आपको सर आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना है, तो आपको सर ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ठीक है भाई, ए प्लस माइनस डेल्टा ए इज इक्वल टू कितना, ए की वैल्यू तो आपको सर 35.7 प्लस माइनस आपको सर 1.428। ठीक है भाई, ये भी आप या तो इतना दिखा सकते हो, उतना लिखने के बाद भी और आगे सॉल्व करके दिखाना चाहो तो आप ये भी दिखा सकते हो, वरना यहीं तक आपका जो है आंसर सही हो जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घन की भुजा मापने में, एक घन की भुजा मापने में 3% की त्रुटि तथा द्रव्यमान मापने में 4% की त्रुटि होती है। समझना, घन की भुजा मापना, अगर हमने भुजा अगर हमने मापा है, अगर हम इसकी घन की भुजा हमने मापा है तो 3% की त्रुटि हुई, द्रव्यमान हमने मापा तो 4% की त्रुटि हुई, घनत्व माप घनत्व ज्ञात करने में कितनी अधिक त्रुटि होगी। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है और क्या पूछ रहा है, तो ध्यान समझना। आपका गिवन है, क्या क्या गिवन है, गिवन दैट दिया हुआ है कि क्या क्या दिया हुआ है भाई, तो हमें दिया हुआ है कि भुजा मापने में प्रतिशत त्रुटि, यानी कि भुजा मान लो हमने मान लिया एल, अगर हमने भुजा एल मान लिया तो डेल्टा एल बाई एल इंटू 100% इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो मैं कहूंगा 3% दिया हुआ है। कितना, 3% दिया हुआ है। इसके साथ द्रव्यमान मापने में प्रतिशत त्रुटि, द्रव्यमान को अगर हमने एम माना तो डेल्टा एम बाई एम मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो मैं कहूंगा 4% आपका दिया हुआ है। कितना, 4% आपका दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है, घनत्व ज्ञात करने में अधिकतम त्रुटि कितनी होगी, तो घनत्व यानी कि आपसे पूछ रहा है डेल्टा डी बाई डी मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू क्या होगा। आपसे पूछ रहा है डेल्टा डी बाई डी मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया, जल्दी से बताओ। यहां तक सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए, जल्दी से बताओ। आपसे अगर मैं पूछूं घनत्व बराबर क्या होता है, अब मैं आपसे पूछूं घनत्व बराबर क्या होता है, तो सिंपल सा आप बताओगे सर घनत्व इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटे आयतन। यही तो आपको पता होना चाहिए। घनत्व घनत्व डी इज इक्वल टू क्या होता है, तो आपको सर द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है, द्रव्यमान एम बाई वी यानी कि आयतन, आयतन यानी कि वी। ठीक है भाई, अब चूंकि आपको पता है, चूंकि आपको ये पता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, आयतन बराबर क्या होता है, तो आपको लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, हम इसको शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, डी इज इक्वल टू एम बाई वी, आपको पता है। अब चूंकि आपको पता है क्या, चूंकि आपको पता है आयतन यानी कि v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, एल की क्यूब लिख सकते हो। चूंकि आपको ये पता है आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, तो मैं v की जगह क्या मैं एल क्यूब लिख दूं, तो आपको सर बिल्कुल लिख सकते हो d इज इक्वल टू एम बाई एल क्यूब। अब ये जो आपका फार्मूला निकल करके आया, इस फार्मूले में आप क्या निकालोगे, आप जो है परसेंटेज एरर निकालोगे। इस फार्मूले के बेस पे आप क्या निकालोगे, परसेंटेज एरर निकालोगे। कैसे निकालोगे, यहाँ पे ध्यान से समझना। चूंकि d इज इक्वल टू आपको प्राप्त हो गया m बाई वी क्यूब, अब यहाँ पे क्या निकालना है आपको, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर आपको निकालना है यहाँ पे, परसेंटेज एरर यहाँ पे आपको निकालना है। किसका एरर निकालना है, तो मैं कहूंगा यहाँ पे घनत्व का आपको निकालना है। ठीक है भाई, तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं डेल्टा डी बाई डी मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू, ठीक है भाई। अब ध्यान समझना, ये किसका फार्मूला है, डिवीजन वाला, ए बाई बी, लेकिन डिवीजन में किसका है, तो पावर का है। तो क्या मैं इसे इस प्रकार से लिख सकता हूं, ध्यान समझना, क्या मैं इसे इस प्रकार से लिख सकता हूं, डेल्टा एम बाई एम मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस, अब ए की पावर एक्स अगर मैं मान के चलूं, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा डेल्टा वी बाई वी इंटू 100। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा एम बाई एम इंटू 100% बराबर कितना था, तो आपको सर यहाँ पे 100% इक्वल टू था 4%। कितना था, 4% था, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4% प्लस। अब यहाँ पे देखो ये दो चीज देखो, 3 इंटू डेल्टा वी बाई वी मल्टीप्लाई बाई 100, डेल्टा वी बाई वी, सॉरी माफ करना, यहाँ पे एल आयतन था ना, एल क्यूब मैंने लिखा था, माफ करना, एल क्यूब आयतन था, आयतन को हम लिखा एल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या आएगा, एल एल आएगा, माफ करना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बाई मिस्टेक, वहां तो सही लिखा था, यहाँ पे गड़बड़ी हो गई, एल बाई एल मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है भाई, चूंकि मैंने बोला था आपसे
v इज इक्वल टू होता है एल क्यूब। ठीक है, मुझे एल क्यूब लिखना था, मैंने वी क्यूब लिख दिया था, तो एल क्यूब डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 बराबर कितना होगा, तो आपको उससे 3% होगा। कितना? 3% होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3% भाई। कितना लिख दिया? 3 मल्टीप्लाई बाई 3%। ठीक है भाई, अब कितना होगा जब इसे आगे सॉल्व करोगे? जब आप इसे आगे सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4% प्लस 9% इज इक्वल टू 13%। कितना आ जाएगा? तो आप इसे लिख सकते हैं सिंपल सा 13% आप इसे लिख सकते हैं। कितना? 13% आप इसे लिख सकते हैं। तो मैं कहूंगा डेल्टा डी बाई डी मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू कितना आया, तो मैं कहूंगा 13% आया। और यही आपका क्या है, घनत्व मापने में परसेंटेज त्रुटि अगर आपसे पूछ रहा है, यही आपका आ जाएगा आंसर। यही आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आई थिंक आप जो है पूरी तरीके से समझ गए होंगे किस प्रकार से फार्मूले के बेस्ड पे जो है आपको निकालना है। इसलिए मैं आपसे बोल रहा था कि जितने भी फार्मूले मैंने आपको बताए हैं एटलीस्ट आपको याद रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपको मल्टीप्लाई, डिवीजन और उसके साथ साथ पावर वाला फार्मूला आपको जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपके हो गए क्वेश्चन। अब चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है आपका सिग्निफिकेंस, आपके डाटा यानी के बारे में चलते हैं, यानी कि सार्थक अंक के बारे में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे जो है आपका जो है राउंडिंग ऑफ जो है किस तरीके से निकालते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं भाई, आ जाओ। सार्थक अंक क्या होता है, ध्यान समझना। सार्थक अंक क्या होता है कि किसी भी भौतिक चीज को अगर आपने मापा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को अगर आपने मेजरमेंट किया, मापा, उसको हम न्यूनतम कितने अंकों तक लिख सकते हैं, कम से कम कितने अंकों तक लिख सकते हैं यथार्थ रूप में, यथार्थ रूप से हम उसे कितने यानी पूरी तरीके से सटीक मान को कितने कम से कम वैल्यू में प्रकट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, हम उसी को क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मेरे दोस्त, मैंने क्या लिया, एक मीटर स्केल लिया। क्या समझना, मैंने क्या लिया, मैंने एक मीटर स्केल लिया। मान के चलो मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है ये मीटर स्केल। ठीक है भाई, क्या है मेरे पास में ये, तो मैं कह रहा हूं मेरे पास ये जो है एक मीटर स्केल है। इस मीटर स्केल की वैल्यू आपको पता है यहाँ पे 0 होती है, ध्यान समझना। यहाँ पे क्या होती है, मैं कहूंगा 0 होती है। फिर उसके बाद से 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 5 एक आ जाएगा, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ जाएगा 2, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से होती है ना 3। ठीक है भाई, ये तो 5 की वैल्यू, ये तो 5 की फॉर्म में, कहीं कहीं आपको 10 की फॉर्म में भी दिखते हैं। ठीक है, 5 की फॉर्म में आपको दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4 5, 4 हो गया, 1 2 3 4 5 या 5 हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 या 6 हो गया। ठीक है भाई, कुछ इस प्रकार से सोमान आपको जो है इस प्रकार से मीटर स्केल आपको दिखाई देता होगा, दिखाई देता होगा। ठीक है भाई, इसके अगर हम इसको मापेंगे, मान के चलो हम इसको माप रहे हैं, इसकी वैल्यू को हम कितना लिख सकते हैं। मान के चलो हमने मापा, और हमने जो मापा हमारी जो वैल्यू निकल करके आई, यहाँ तक निकल कर आई। ठीक है, मान के चलो मैंने यहाँ पे मापना शुरू किया, मापते मापते मैं यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे 2.2। ठीक है भाई, ठीक है, 2.2। ठीक है, यहाँ पे क्या कहां तक पहुंचा, 2.2 तक पहुंच गया। ठीक है, कहां तक पहुंचा, या फिर मैं इसे थोड़ा सा और रिफाइन करके, मैं अगर मैं 10 के डिजिट में दिखाऊं, ध्यान समझना, इसे थोड़ा सा और रिफाइन करके अगर मैं 10 के डिजिट में दिखाऊं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ध्यान समझना, यहाँ पे लिख दिया मैंने 0 और 1 2 3 4 5 बड़ा वाला, फिर 1 2 3 4 5 यहाँ पे लिख दिया 1। अब आपको और अच्छे समझ में आएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यहाँ पे लिख दिया 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यहाँ पे लिख दिया 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यहाँ पे लिख दिया 4। अगर आपके पास मीटर स्केल हो, अगर आपके पास में स्केल हो, मीटर स्केल हो, तो आप देखो कुछ इस प्रकार से आपका डेटा लिखा हुआ रहता है। ठीक है, अब मैंने एक माप लिया, मैंने एक रस्सी ले ली भाई, ध्यान समझना, मेरे एक रस्सी ले ली, उस रस्सी की लंबाई मैंने मापना शुरू किया, रस्सी मैंने यहाँ से शुरू किया मापना, और जो मेरी रस्सी की लंबाई निकली वो यहाँ तक निकली। ठीक है, यहाँ तक निकली, यहाँ तक गई मेरी रस्सी की लंबाई। अब मैं देखूंगा, अब मैं इस रस्सी को देखूंगा इसका मान क्या है। तो मैं इस रस्सी को जैसे ही देखा, यहाँ पे 2 तक का, यहाँ पे 2 तक तो मुझे समझ में आ गया। अब 2 के बाद क्या था, 1 2 3 4 5, यहाँ तो 10 तो है, लेकिन रस्सी हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं इसे कहूंगा मेरी जो रस्सी की लंबाई कितनी है, 2.2। थोड़ा सा बड़ा लिख दूं, इस रस्सी की लंबाई कितनी है, तो मैं कहूंगा जो मेरी रस्सी की लंबाई है 2.2 है। ठीक है, कितना है, 2.2 है। समझ में आया, समझ में आया, कितना है 2.2। मान के चलो मैंने कोई और रस्सी ले ली, मैंने कोई और सी रस्सी ली, उसकी लंबाई जो निकल के आई यहाँ पे तक निकल के आ गई। ठीक है, यहाँ तक, तो मैं इसकी लंबाई को क्या लिखूंगा, तो आपको सर 3 के बाद जस्ट एक गया है, यानी कि 3.1 लिख सकते हो आप इसे। कितना लिख सकते हो सर, आप इसे जो है 3.1 लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि इसका जो स्केल का अल्पतमांक होता है, स्केल का जो लीस्ट पॉइंट होता है कितना होता है, तो आपको स्केल का जो लीस्ट पॉइंट होता है, लीस्ट काउंट जो होता है वो 0.1 सेंटीमीटर तक ही होता है। हाँ, क्या मैं इसे और आगे लेकर के जाऊं, क्या मैं इसे और आगे लेकर के जाऊं, थोड़ा सा भी आगे लेकर के जाऊं, तो क्या मैं इसे 3.15 लिख सकता हूं, क्या मैं इसे 3.15 लिख सकता हूं, तो आप कहोगे नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि स्केल का जो मिनिमम लिस्ट काउंट होता है वो 0.1 सेंटीमीटर ही होता है। या तो मैं इसे 3.1 दिखाऊंगा, या तो मैं इसे
2 दिखाऊंगा, 1.5 में इसे जो है नहीं दिखा सकता। इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसी को हम कह रहे हैं सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है भाई, अब मान के चलो मेरे पास में कोई सा भी क्या है, मान के चलो मेरे पास में कोई भी वर्नियर कैलिपर्स है। ठीक है, क्या है, वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर वर्नियर कैलिपर्स है, मान के चलो मेरे पास कैलिपर। ठीक है भाई, क्या है, कैलिपर। अब चूंकि आपको पता है वर्नियर कैलिपर का जो पहले कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है कितना होता है, तो आपको लीस्ट काउंट होता है सर 0.01 सेंटीमीटर तक होता है। कितना, 0.01 सेंटीमीटर तक होता है। अतः इसके किसी भी वैल्यू को मापूंगा, इसके किसी भी वैल्यू को मापूंगा, मान चलो कोई भी मैंने गोला लिया, उस गोले को मैंने मापा, उसकी जो माप निकल के आई, मान के चलो वहां पे निकल के आई 6.51 सेंटीमीटर निकल के आई। तो मैं इसे इस प्रकार से लिख सकता हूँ, क्या मैं इसे 6.10 भी लिख सकता हूँ, और या फिर मैं मान चलो 3.25 भी लिख सकता हूँ, 25 सेंटीमीटर। तो मैं इसे इस प्रकार से लिख सकता हूँ। लेकिन क्या मैं इसकी वैल्यू को 6.025 इस प्रकार से लिख सकता हूँ? आप कहोगे नहीं सर, क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि जो वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 सेंटीमीटर यानी कि दशमलव के 2 अंकों तक ही होता है। तो दशमलव के 3 अंकों तक हम इसे जो है नहीं लिख सकते। तो समझ में आया? सिग्निफिकेंस आपके जो फिगर्स होते हैं कुछ खास नहीं होते। सिग्निफिकेंस आपके जो फिगर्स का होता है, फिगर का मतलब ही सिंपल सा होता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट द्वारा अगर आप उस चीज को माप रहे हो तो उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट कितना होता है, उसी लिस्ट काउंट की वैल्यू तक जो आपको जो है आपको डेटा दिखाना होता है, उसी को हम क्या कह देते हैं, उसी को हम सार्थक अंक कह देते हैं। तो समझ में आया? अगर यहीं पे मैं क्या लिख देता, स्क्रू गेज के द्वारा अगर मैंने कोई माप लिया, स्क्रू गेज के द्वारा अगर मैंने कोई माप लिया है तो मैं उसे दिखा सकता हूं कि ये 6.025 हो सकता है। अब मैं लिख सकता हूं कि हाँ ये जो वैल्यू है ये हमारा परफेक्ट हो सकता है। ये क्या है हमारा, एक तरीके से इसी वैल्यू को मैं क्या कह रहा हूँ, इन सभी वैल्यू को, इन सभी वैल्यू को ही मैं क्या कह रहा हूँ, इन सभी वैल्यू को ही मैं क्या कह रहा हूँ मेरे दोस्त, इन सभी वैल्यू को ही मैं सार्थक अंक कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ, इसी सभी वैल्यू को सार्थक अंक जो है क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। यानी कि किसी वैल्यू को आप कितना मिनिमम आप लिख सकते हो, कम से कम यथार्थ मान कितना हो सकता है। ठीक है भाई, 3.25 लिखा है, 3.25 लिखा है तो मैं इसे 3.2 लिख सकता हूँ, 3.2 लिख सकता हूं। जैसे मैंने इसे 3.2 लिखा तो मैं इसको क्या कर दिया, राउंडिंग ऑफ कर दिया। हाँ मैंने इसकी वैल्यू क्या लिख दिया, लमसम में लिख दिया, तो मैं इसको क्या कहूंगा, राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ के साथ साथ मैंने किसमें लिखा है, सार्थक अंक है हमारा। कैसा अंक है, तो मैं कहूंगा इसे जो है सार्थक अंक हमारा यह जो है हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया सारी बात? चलिए अब इसके कुछ रूल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर सार्थक अंक हमें ज्ञात करना है, सार्थक अंक के बारे में हमें पता लगाना है तो इसके कौन कौन से नियम होते हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला नियम, किसी भी संख्या में सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं। कोई सी भी संख्या अगर आपके सामने लिखी हुई है और उसमें सारे के सारे अंक कैसे हैं, अशून्य हैं, तो वो जो संख्या होगी सारे के सारे उसमें सार्थक अंक होंगे। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मेरे दोस्त, मैंने लिख दिया 2 3 4 1। क्या लिख दिया, 2 3 4 1। एक एग्जाम्पल और लिखा मैंने आपका 2.157। एक एग्जाम्पल और लिखा मैंने, एक एग्जाम्पल और लिख दिया 1.32। ठीक है भाई, ध्यान समझना। एक एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 1.5357654। कुछ इस प्रकार से मैंने सारे के सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। अब मैं अगर आपसे पूछूं ये अंक लिखा हुआ जो पहला वाला, इसमें कितने सार्थक अंक हैं, कितने सार्थक अंक हैं, तो आपको सर 1 2 3 4। इसमें जो सार्थक अंक की संख्या है कितनी है, तो आपको सर इसमें जो सार्थक अंक की संख्या है इसमें है टोटल सर 4 सार्थक अंक। कितने हैं, 4। 2.157 में कितने सार्थक अंक हैं, तो आपको सर इसमें भी टोटल कितने हैं, 4 हैं। इसमें कितने भाई, 1 2 3 4 5। इसमें कितने हैं, तो आपको सर 3 2 5 1 6। कितने हैं, इसमें टोटल 6 सार्थक अंक हैं। इसमें कितने हैं, 1.32 में टोटल कितने हैं सार्थक अंक, 3 है। अगर सिर्फ मैंने एक लिख दिया, ध्यान समझना, अगर सिर्फ मैंने एक लिख दिया, यहाँ पे मान के चलो 23 लिख दिया, तो ये कितने सार्थक अंक है, ये कितने सार्थक अंक है, तो आपको सर इसमें जो सार्थक अंकों की संख्या 1, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी 1, और इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो आपको सर 2 होती है। कितनी, 2। यानी किसी भी संख्या में सभी अशून्य अंक सार्थक होंगे। अगर इसमें कोई भी डिजिट शून्य अंक नहीं है तो ये सारे के सारे कैसे होंगे, सार्थक अंक के रूप में गिने जाएंगे। दूसरा रूल, यदि किसी संख्या में दशमलव बिंदु के पहले शून्य अंक हो, क्या समझना, यदि किसी संख्या में फॉर एग्जांपल यदि किसी संख्या में दशमलव बिंदु के पहले, मान के चलो ये मैंने दशमलव लगा दिया, मान के चलो ये मैंने दशमलव लगा दिया, ठीक है, दशमलव बिंदु के पहले क्या हो, शून्य अंक हो। ये क्या है, शून्य अंक।
तो दशमलव के बाद आने वाले शून्य अंकों को छोड़कर, क्या समझ, दशमलव के बाद आने वाले शून्य अंकों को छोड़कर, मान के चलो इसके बाद भी शून्य आ गया आपका, ठीक है भाई, एक शून्य और आ गया, छोड़कर जितने भी अंक अशून्य तथा शून्य होंगे वो सभी सार्थक अंक होंगे। इसका क्या मतलब, 0.002 अगर मैंने लिख दिया, ठीक है भाई, या फिर मैंने लिख दिया 0.020 लिख दिया, ठीक है भाई, या फिर मैंने लिख दिया समझ लो 0.0015 मैंने लिख दिया, या फिर मान के चलो मैंने लिख दिया 0.0 हाँ 0.010001050, ठीक है भाई, या फिर मैंने लिख दिया 0.00001, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं इन सभी में आप मुझे बताओ कितने सार्थक अंक होंगे। तो रूल याद रखना, किसी भी संख्या के दशमलव बिंदु के पहले अगर शून्य हो, दशमलव बिंदु के पहले क्या हो, शून्य हो, तो दशमलव के अंक के बाद आने वाले शून्य अंकों को छोड़कर, दशमलव के अंकों के बाद आने वाले जितने भी शून्य हैं उसको भी छोड़ देंगे, बाकी के चाहे शून्य आए उसके बाद बाकी के अगर न्यूमेरिक वैल्यू आते हैं या फिर शून्य वैल्यू आते हैं तो हम उसको काउंट करेंगे सार्थक अंक में। फॉर एग्जांपल समझना, यहाँ पे कितने सार्थक अंक है, तो कहोगे सर दशमलव के आगे 0, दशमलव के बाद 0, उसके बाद आया 1, तो हम इसके में सर एक सार्थक अंक है, केवल कितने, एक सार्थक अंक है सर, इसमें सिर्फ वो सिर्फ एक सार्थक डिजिट है, ठीक है भाई। इसमें कितने होंगे 0.002, तो आप कहो सर 2 के बाद कितने भी जीरो आए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसमें सार्थक अंकों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसमें कितनी हो जाएगी, 0 के बाद हमें 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे कितने हैं, तो आपको सर 2 सार्थक अंक यानी 2 सार्थक अंक होंगे। यहाँ पे कितने होंगे, यहाँ पे दशमलव जीरो जो छोड़ दोगे तो 1 2 3 4 5 कितने हो जाएंगे, 5 सार्थक अंक होंगे। यहाँ पे कितने होंगे, तो यहाँ पे सिर्फ एक सार्थक अंक होगा। समझ में आया, दशमलव के बाद 0 अगर डिजिट से पहले है हम उसको काउंट नहीं करेंगे, अगर डिजिट के बाद है हम उसको क्या करेंगे, आपको सर हम उसको जो है पूरी तरीके से काउंट करेंगे। समझ में आ गया, जल्दी से बताओ यहाँ तक की सारी वैल्यू आपको समझ में आई या फिर नहीं आई, जल्दी से आप मुझे जल्दी है कमेंट करके सभी लोग बताएंगे। क्लियर है यहाँ तक की सारी चीजें, आगे चले, आगे चले जल्दी से बताओ। चलो, यदि दशमलव के पहले कोई अशून्य अंक है, ध्यान समझना, यदि दशमलव के पहले कोई अशून्य अंक है, समझना, फॉर एग्जाम्पल के रूप में एग्जाम्पल मैंने लिखा, क्या लिखा, दशमलव के पहले, मान के चलो ये मैंने दशमलव लगा दिया, दशमलव के पहले कोई अशून्य यानी कि नॉन जीरो अंक, नॉन जीरो अंक मान के चलो मैंने 3 लिख दिया, तो दशमलव के पहले के अशून्य अंक तथा दशमलव के बाद के सभी शून्य व अशून्य अंक सार्थक होंगे। कहने का क्या मतलब है, अब इसके आगे मैं कितनी भी जीरो लगा दूं, ठीक है भाई, अब इसके आगे 2.0010, ठीक है, या फिर मैं लिख दूं 5.0101, ठीक है भाई, 0, ठीक है, या फिर मैं लिख दूं 16.23 या फिर मैं लिख दूं 14.002, ठीक है भाई। अब ये सारे के सारे अंक कैसे होंगे, सारे के सारे अंक इसमें जो है सार्थक होंगे, ध्यान समझना, इसमें सारे के सारे अंक कैसे होंगे, तो आपको सर इसमें सारे के सारे अंक कैसे होंगे, सार्थक अंक होंगे। फॉर एग्जांपल इसमें कितने सार्थक अंक, 1 2 3 4 5, इसमें कितने 1 2 3 4 5, इसमें कितने 3 3 6, इसमें कितने 2 2 4 1 5, इसमें कितने 3 2 5, ठीक है भाई। या फिर अगर मैं बोलूं, क्या बोलूं 1.1.1, तो इसमें कितने, तो आपको सर 2, इसमें कितने 1.02, इसमें कितने, तो आप कहोगे सर इसमें हो गया 2 और इसमें हो गया 3। ये कुछ इस प्रकार से जो है इसके सारे एग्जाम्पल आपके काउंट होंगे। आई होप आप यहाँ भी समझ गए होंगे। ये दशमलव के पहले कोई नॉन जीरो अंक है तो उसके बाद चाहे जीरो आए, उसके बाद चाहे नॉन जीरो आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे के सारे कैसे होंगे, सारे के सारे सार्थक अंक ही होंगे। समझ में आया, चलिए। पूर्ण संख्या में जो शून्य अंक अंत में आते हैं वो सार्थक अंक नहीं होते। इसका क्या मतलब, इसका मतलब मान चलो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मैंने लिख दिया 1100, यहाँ समझना मैंने क्या लिख दिया 1100 लिख दिया, या फिर मैंने लिख दिया 2500, या फिर मैंने लिख दिया 12,300, या फिर मैंने लिख दिया 1,00,000, ठीक है भाई 1,00,000, 1,40,000, ठीक है भाई, क्या लिख दिया 1,40,000 मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दिया, ठीक है भाई। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है अगर कोई पूर्ण संख्या है, कैसा है, अगर कोई होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, तो उसके अंत में कितना भी जीरो आ जाए, कितने भी जीरो आ जाए, वो हमारे सार्थक अंक के रूप में हम उसे काउंट नहीं करेंगे, हम उसे जो है सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में क्या करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है, अगर आपसे पूछे कोई 1100 में कितने सार्थक अंक, तो आपको सर 2, 2500 में कितने, तो आपको सर 2, 2300 में कितने यानी कि 12,300 में कितने, तो आपको सर 3, यानी कि हम इन सभी जीरो अंक को काउंट नहीं करेंगे, इसको भी काउंट नहीं करेंगे, तो इसमें कितने, तो आपको सर सिर्फ 2, ठीक है भाई। समझ में आ रहा है चीजें, जल्दी से बताओ कमेंट करके कि हाँ सर चीजें समझ में आ रही है, ठीक है भाई। यहां तक की सारी चीजें आई होप आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए
नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट रूल क्या है, दो अशून्य अंकों के मध्य सभी शून्य जो है सार्थक अंक होंगे। दो अशून्य अंकों के मध्य कोई भी दो नॉन जीरो अंक हैं और उसके बीच में कोई अगर जीरो आ जाता है, उसके बीच में जीरो आ जाए तो वो क्या होगा, सार्थक अंक होगा, यानी कि सिग्निफिकेंस क्या होगा, सिग्निफिकेंस आपके जो है डेटा होंगे, सिग्निफिकेंस आपके फिगर होंगे। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, मेरे दोस्त, मैंने लिख दिया 101। कितना लिख दिया, ध्यान समझना, मैंने लिख दिया यहाँ पे 101 है, फिर मैंने लिख दिया 1001, यहाँ पे लिख दिया मैंने 10, 5000, 5000 या 50, ठीक है, कितना लिख दिया 50,002, ठीक है भाई, कितना लिख दिया 50,002, या फिर मान के चलो मैंने लिख दिया मान के चलो मैंने लिख दिया 20,000, ठीक है भाई, या फिर लिख दिया, मान लो ये, चलो मैंने लिख दिया 1 2, ये मैंने लिख दिया 9, ठीक है भाई, यानी कि 2,09,000। अगर अब इसमें से आपसे पूछे, देखो दो नॉन जीरो अंक के बीच में क्या है, जीरो, दो नॉन जीरो अंक के बीच में जीरो, दो नॉन जीरो अंक के बीच में जीरो, दो नॉन जीरो अंक के बीच में आपके जीरो। तो अगर आपसे इस तरीके से अगर आपसे पूछता है कि इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, तो आपको सर सारे के सारे सार्थक होंगे, यानी कि 3, यानी कि 4, इसमें कितने होंगे 5, और इसमें कितने होंगे, आपको सर 6 सार्थक अंक इसमें होंगे। समझ में, सिंपल सा ये वाला तो सिंपल सा रूल है। नेक्स्ट वाला रूल समझना, यदि किसी संख्या को 10 की घात के लिए रूप में लिखा जाता है तो सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहां समझना, अगर किसी अंकों को घात के रूप में लिख दिया जाए तो सार्थक अंकों पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मैंने लिख दिया, एग्जाम्पल समझना मेरे दोस्त, मैंने लिख दिया आपका 2.32 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा 6.01 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3। तीसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा 2.001, ठीक है भाई, मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2। फिर मैंने लिखा 2.1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6, ठीक है भाई, या फिर मैंने लिख दिया 0.002 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6, ठीक है भाई। अब ध्यान से समझना, अगर आपसे पूछे इसमें कितने सार्थक अंक है, कैसे बताओगे, तो ध्यान समझने वाली बात क्या है, ध्यान समझना, 2.32 इंटू 10 की पावर 5 में कितने सार्थक अंक होंगे, तो आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 10 की घात में 10, यदि किसी संख्या की 10 की घातों के रूप में लिखा जाता है तो सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है, इसमें कितने सार्थक अंक है, तो आपको 3 सार्थक अंक है, तो 10 की पावर 5 अगर लिखा हुआ है तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें कितने सार्थक अंक, 6.01 इंटू 10 की पावर 3, तो आपको सर इसमें भी 3 सार्थक अंक हैं, तो 10 की पावर कितना भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें भी 3 ही सार्थक अंक होंगे। इसमें समझना 2.001, इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 4, तो 10 की पावर कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसमें कितना है, तो आपको 2, 10 की पावर कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन यहाँ पे चीजों को ध्यान समझना, मेरे दोस्त, कितना लिखा हुआ है, 10 की पावर 6 लिखा हुआ है, यहाँ कितना लिखा हुआ है 0.002, तो यहाँ पे क्या आप 1 दिखा सकते हो, क्या यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या 1 है, चाहे आप इसे इस प्रकार से दिखा लो, ये भी सही है। अगर आप इसे तोड़ करके और दिखाना चाहो, तोड़ करके कहने का मतलब क्या है, आप इसे इस प्रकार से भी तो लिख सकते हो, अगर मैं इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करूं, मैं इसे 2 इंटू 10 की पावर 3 भी तो लिख सकता हूँ, इस वाले को मैं इसे 2 इंटू 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, इसमें भी तो लेकिन सार्थक अंकों की संख्या 1 ही होगी ना, इसमें भी तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 1 ही होगी ना, तो आपको सर बिल्कुल समझ में आ गया, 1 ही होगी। समझ में आई सारी चीजें, जल्दी से बताओ, अगर 10 की पावर कुछ भी लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें देखना है बस आगे सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। क्लियर, चलिए बहुत अच्छा। लास्ट रूल, यदि किसी संख्या को विभिन्न मात्रकों में शो किया जाए, समझना, यदि किसी संख्या को विभिन्न मात्रकों में शो किया जाए तो भी सार्थक अंकों पर कोई सी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो यहाँ पे लिखा गया है 1 किलोग्राम, यहाँ पे लिखा गया है 1 किलोग्राम, भाई कितना लिखा गया है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम लिखा हुआ है, इसमें कितने सार्थक अंक, अब इसी को मैं लिख दिया 1000 ग्राम, क्या समझना, इसी को मैंने लिख दिया 1000 ग्राम, कितना लिख दिया 1000 ग्राम, या फिर मान के चलो मेरे पास लिखा हुआ है 1.5 किलोग्राम, ठीक है, कितना 1.5 किलोग्राम, और इसी को मैंने लिख दिया 1500 ग्राम, 1500 ग्राम। बस ये क्या है कि ये आपका किलोग्राम में था और ये किस में आ गया आपका, अब ये आपका जो है ग्राम में मैंने लिख दिया। तो क्या कहोगे आप, ये कहोगे सर इसमें सार्थक अंक कितने हैं, तो आप कहोगे सर इसमें सिग्निफिकेंट अंकों की संख्या है 1, इसमें भी कितने होंगे, तो आपको सर इसमें भी 1 ही होगा, इसमें भी कितने होंगे 1 ही होगा, इसमें कितने हैं, तो आपको सर 2, इसमें भी कितने होंगे, तो आपको सर 2 ही होगा। यानी कि अगर कोई से
किसी मात्रक से दूसरे मात्रक में हम कन्वर्ट करेंगे तो भी उसमें हमारा जो है सार्थक अंकों की संख्या यानी सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर जो है चेंज नहीं होगा। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मैंने लिख दिया 1.2 मीटर। कितना लिख दिया? 1.2 मीटर। अब मैं इसको लिख दिया 1200 मीटर। कितना लिख दिया? 1200 मीटर लिख दिया, हाँ सॉरी 1200 सेंटीमीटर लिख दिया। एक सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? तो आपको 100 सेंटीमीटर, तो इसमें मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना 120 हो जाएगा सर। 1.2 का 120, 1.2 मल्टीप्लाई अगर इसमें कर दोगे 100 से तो कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ? 12 डबल जीरो, यहाँ पे एक जीरो, 120 कुछ इस प्रकार से लिख देंगे सेंटीमीटर। यही तो होगा। ये आपका किस में था? मीटर में था। ये आपका जो है सेंटीमीटर में हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अब अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान समझना, यहाँ पे कितने आपके जो मीटर होंगे, ठीक है, मीटर में कितने सार्थक अंक, इसमें कितने सार्थक अंक, तो भी आप क्या कहोगे सर यहाँ पे हमारे जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो हमारा दिखाई दे रहा है 2 सार्थक अंक दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे भी देखोगे ठीक है इंटीजर नंबर है यानी होल नंबर है, पूरी तरीके से पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या के बाद कितने भी जीरो है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको सर इसमें भी हमारे जो है सिग्निफिकेंट नंबर की संख्या कितनी है? आपको सर सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या जो हमारी है वो है 2। क्लियर समझ में आया? आई होप यहां तक की सारी जानकारी आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होंगी। चलते हैं आगे, ठीक है भाई, आगे चले। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका सार्थक अंकों का जोड़ और घटाना। सार्थक अंकों का जोड़ और घटाना सेम वही चीज हो जाता है। सार्थक अंकों को जोड़ और घटाने का मतलब क्या है कि मान के चलो मैंने लिख दिया 12.57, ठीक है भाई, 12.57 3 लिख दिया। फिर मान के चलो इसमें मैंने जोड़ लिया, क्या जोड़ लिया मैंने? इसमें जोड़ दिया 2.30। मान के चलो इसमें मैंने जोड़ दिया 2.30 लिख दिया। अब ये क्या है? ये आपका सार्थक अंकों का जोड़ और घटाना। अब मान के चलो इसको काउंट कर लो, क्या समझ, इसको काउंट कर लो। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दिया एडिशन, यहाँ पे क्या लिख दिया? एडिशन लिख दिया, ठीक है भाई, यहाँ पे लिख दिया मैंने एडिशन लिख दिया। अब इसको जोड़ के दिखाओ कितना आ जाएगा। इसकी वैल्यू को अगर आप जोड़ोगे कितनी वैल्यू आएगी? आपको सर ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8 पॉइंट, ये हो जाएगा 4, 14। अब क्या आप इसको और छोटा करके नहीं लिख सकते? क्या आप इसको और छोटा करके नहीं लिख सकते? तो आप सर हम इसको और छोटा करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो 14.9 लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो? 14.9, राउंड ऑफ करके 14.9 लिख सकते हो, यानी कि आप इसको सार्थक अंक। अगर आप इसको और घटाना चाहो वैसे तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं? तो 5 है। लेकिन अगर इसको और छोटा करना चाहो तो हम इसकी एक वैल्यू को बढ़ा देते हैं। अभी हम एक वैल्यू को नहीं बढ़ा रहे, बस इतना समझ लो, अभी बस इतना समझ लो, ठीक है, अभी बस इतना समझो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? अब वो सर 5 इसमें सार्थक अंकों की संख्या है। बस अभी इतना समझो, बाकी राउंड ऑफ मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक है उसमें आपको बताऊंगा, ठीक है। अब सबट्रैक्शन देख लो, सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन देख लो भाई। सबट्रैक्शन में क्या है? मान के चलो सेम डेटा यही मैंने ले लिया, सेम डेटा यही ले लिया 12.573 माइनस यहाँ क्या दिया? माइनस 2.30, ठीक है भाई, 2.30। अब इसे घटा दिया मैंने, ऐसे घटा दिया कितना आएगा? तो आपको 3, 7, 2, 14.273। इसमें भी अगर मैं आपसे पूछूं सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो आपको सार्थक अंकों की जो इसमें संख्या आएगी वो आएगी 1, 2, 3, 4, 5। कितनी आ जाएगी? तो आपको सर 5 इसमें सार्थक अंकों की संख्या भी आ जाएगी। यानी कि जोड़ और घटाने भी सेम वैसे ही आपको करना है, ज्यादा घटा बढ़ा के चीजें नहीं आपको बतानी है। सार्थक अंकों का गुणा और भाग सेम उसी तरीके से आपको करना है, गुणा और भाग भी, ठीक है। मान चलो मैंने ले लिया 5.1 इंटू मैंने ले लिया, मान चलो थोड़ा छोटा छोटा अंक ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे ले लिया मैंने 24 और मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे 12 से, 1.2 से, 1.2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या है आपका? मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, ये क्या है आपका? मल्टीप्लीकेशन, ठीक है भाई, मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लो क्या आएगा, क्या आएगा भाई, जल्दी से मल्टीप्लाई करो। 12 चौक 48, 12 चौक 48 की 8, हासिल लगा 4 और 12 दूनी 24, 24 4 28, कितना आ गया? 24 4 28। कितने दशमलव? एक दशमलव, यानी कि 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो, यहाँ पे 2 अंक। अब इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आपको इसमें सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी सर 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आप डिवीजन भी कर सकते हो। सेम इसी प्रकार से अगर आपको डिवीजन का निकालना हो, डिवीजन अगर आपको निकालना हुआ, फॉर एग्जांपल मान के चलो मैंने लिख दिया यहाँ पे 120, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने 30, या फिर मान के चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया 300, ठीक है भाई, क्या मैंने लिख दिया 120 डिवाइडेड बाई 300 लिख दिया। अब क्या करोगे? अब 300 को 120 से डिवाइड करना है, यानी कि 120 में किसे भाग देना है? 300 को भाग देना है। तो कैसे करोगे आप? इसे कुछ इस प्रकार से निकालोगे। आप अगर अपने लैंग्वेज में निकालोगे तो आपको सर यहाँ पे 300 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 120 लिख दिया, यहाँ पे जाएगा नहीं तो मैंने यहाँ पे दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ाया, आप क्या लिख दो 3 चौक 1200, 3 चौक
1200 हो गया, यहाँ पे सारा कट गया, यानी क्या आया 0.4, कितना आया? तो आपको सर ये आ गया सर 0.4, कितना आएगा आपको सर? ये जो वैल्यू निकल करके आई वो निकल करके आई सर 0.4, कितना? 0.4 निकल करके आया सर, 0.4। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कितने सार्थक अंक हैं, तो आपको सर इसमें जो सार्थक अंकों की संख्या है सर वो है सर एक। कितनी सार्थक अंकों की संख्या है? तो आपको सर 0.4 में सार्थक अंकों की संख्या एक है। कुछ इसी तरीके से आपको जो है सार्थक अंकों का जोड़ और घटाना भी करना होता है। लेकिन अगर राउंड ऑफ की अगर यहीं पे बात करूं मैं, राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या है? तो सार्थक अंकों की संख्या को सीमित रखने के लिए, ध्यान समझना, सार्थक अंकों की संख्या को सीमित रखने का क्या मतलब है? यहाँ पे देखो सार्थक अंक कितने निकल के आए? 5। यहाँ पे सार्थक अंक कितने निकल के आए? 5। तो सार्थक अंकों को सीमित रखने के लिए हम क्या करते हैं? इसकी संख्या को राउंड ऑफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? राउंड ऑफ कर देते हैं। राउंड ऑफ करने के बाद जो भी हमें वैल्यू मिलती है उसी को क्या कह देते हैं? सार्थक अंक कह देते हैं, उसी को हम राउंडिंग ऑफ वैल्यू कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं इसमें राउंडिंग ऑफ करना हो तो मैं इसका जो राउंडिंग ऑफ करके निकालूंगा वो निकल के आएगा 14.9। ठीक है, इसमें अब सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आपको 3 हो जाएगी। ठीक है, मिनिमम सार्थक अंक जो है मैं इसमें इतना लिख सकता हूँ। इसमें लिखना हो तो मैं कहूंगा इसमें जो मिनिमम मुझे लिखना हो 14.3 लिख सकता हूँ। ये आपका क्या है? इसमें राउंडिंग ऑफ कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? राउंडिंग ऑफ कर रहा हूँ, यानी कि चीजों को घटा दे रहा हूँ। लेकिन घटा क्यों रहा हूँ? किस प्रकार से घटा रहा हूँ? ठीक है, मैं इसको राउंडिंग ऑफ कर रहा हूँ, यानी कि चीजों को हम लमसम में लिख देते हैं। लेकिन मैं कैसे लिख रहा हूँ? यहाँ पे 14.9 कैसे लिख दिया मैंने? यहाँ पे 14.3 कैसे लिख दिया? 14.3 कैसे लिख दिया? यहाँ पे अगर मुझे लिखना हो तो 2.9 लिख दूंगा, 2.9 लिख दूंगा। ठीक है, कैसे लिख रहा हूं मैं ये सारी चीजें? कैसे लिख रहा हूँ? इसके कुछ नियम होते हैं या फिर नहीं होते? आप कुछ भी ऐसे लिख दोगे तो इसके बिल्कुल नियम होते हैं। आप मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूँ 2.9, इसके कुछ रूल्स होते हैं। कौन कौन से रूल्स होते हैं, आइए इसी के बारे में जानते हैं। ठीक है भाई, तो सार्थक अंकों की संख्या को मैंने क्या बोला? सार्थक अंकों की संख्या को सीमित रखने के लिए, लिमिटेड रखने के लिए हमारे पास जो रिजल्टेड वैल्यू आएगी, उसमें से कुछ अंकों क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। कुछ अंकों क्या करना पड़ता है? छोड़ना पड़ता है। और अंकों के छोड़ने की इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो आपको सर राउंडिंग ऑफ कहते हैं। जो हमारे अंक छोड़ा, अंक के छोड़ने के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? तो आपको सर राउंडिंग ऑफ कहते हैं। समझ में आया? तो सार्थक अंकों की संख्या को सीमित रखने के लिए हमें कुछ अंक छोड़ने पड़ते हैं, और जो भी अंक हमें छोड़ना पड़ता है उसी को प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उसी की प्रोसेस को हम राउंडिंग ऑफ कहते हैं। राउंडिंग ऑफ के कुछ रूल्स होते हैं। कौन कौन से रूल्स होते हैं आइए समझते हैं। यदि जो छोड़ने वाला अंक है, ध्यान समझना, जो छोड़ा जाने वाला अंक है, अगर उसकी संख्या, उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? वो मान के चलो 5 से अधिक है। मान के चलो कोई भी संख्या लिखिए, मान के चलो मैंने लिख दिया, मान के चलो मैंने लिख दिया यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में, ध्यान समझना, मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिख दिया है यहाँ पे 54.57। कितना लिख दिया? 54.57 लिख दिया। अब मुझे क्या छोड़ना है? मुझे इस 7 को छोड़ना है, ध्यान समझना, मुझे इस 7 को छोड़ना है। तो ये 7 मैं क्या देखूंगा? अब ये जो 7 है वो 5 से बड़ा है या छोटा? मैं क्या देखूंगा? ये जो 7 है वो 5 से बड़ा है या छोटा है? तो सबसे पहले ये जो छोड़ी जाने वाली अंक है, इस 7 को मैंने क्या मान लिया? 7 इज इक्वल टू एक्स। अब मैं ये देखूंगा ये जो x है वो 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है या 5 के बराबर है। ठीक है भाई, क्या देखूंगा? ये 5 से बड़ा है या छोटा है? तो मैं देखूंगा कि ये जो x है यानी कि 7 है वो किससे बड़ा है? तो मैं कहूंगा ये 5 से बड़ा है। अगर ये यानी कि जो छोड़ी जाने वाली संख्या 7 है वो किससे बड़ी है? 5 से बड़ी है। तो अगर वो 5 से बड़ी है तो हम इसके जस्ट पहले वाले अंक में, मैं जस्ट इससे पहले वाले अंक में क्या कर दूंगा? एक जोड़ दूंगा। क्या कर दूंगा? एक जोड़ दूंगा। इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 54.6। ये आपकी क्या हो जाएगी? इसको हम कहते हैं राउंडिंग ऑफ। क्या कहते हैं इसको? हम इसको कह देते हैं राउंडिंग ऑफ करना। क्या कह देते हैं इसको? हम राउंडिंग ऑफ करना कह देते हैं। समझ में आया? समझ में आया? जल्दी से बताओ। कुछ एग्जांपल और देता हूं, आपको और अच्छे तरीके समझ में आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 ध्यान समझना। यहाँ पे एग्जांपल 1 में लिख दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे 13.36, मैंने लिख दिया 15.8 ठीक है भाई। मैंने लिख दिया यहाँ पे 11.8। मैंने यहाँ पे लिख दिया 10.09। क्या लिख दिया? 10.09 लिख दिया। ध्यान समझना, अब मुझे किसको छोड़ना है? सबसे लास्ट वाले डिजिट को छोड़ना है। किसे छोड़ना है? इसमें मुझे 6 को छोड़ना है, इसमें 7 को छोड़ना है, इसमें 8 को छोड़ना है, इसमें 9 को छोड़ना है। हमें मिनिमम दशमलव के बाद एक अंक रखने ही रखने होते हैं। हमें दशमलव के बाद एक अंक रखने ही रखने होते हैं इस तरीके से चीजों में। अब ये बताओ, अब मुझे 6 छोड़ना है। 6 देखूंगा 5 से बड़ा है या फिर 5 से छोटा है, यानी कि 6 हमने मान लिया x,
x क्या है 6, तो यहाँ पे देखूंगा x की जगह पे 6 रख के देखूंगा 6 जो है 5 से बड़ा है छोटा है, हाँ क्वेश्चन बड़ा है, जब बड़ा है तो मैं क्या करूंगा उससे ठीक पहले वाली संख्या, उससे ठीक पहले वाली संख्या कौन सी है, तब से ठीक पहले वाली संख्या है 3, उस 3 में क्या कर दूंगा 1 जोड़ दूंगा, जैसे ही 3 में 1 जोड़ूंगा क्या हो जाएगा, तब क्वेश्चन ये हो जाएगा 13.4, 13.4 आ जाएगा और 6 को छोड़ दूंगा। इसमें देखो छोड़ी जाने वाली संख्या कौन सी है 7, उसके जस्ट पहले वाली संख्या 8, 8 में क्या कर दूंगा 1 जोड़ दूंगा, तो 15 दशमलव क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15.9 हो जाएगा। 11.18 छोड़ी जाने वाली संख्या 8, 8 के पहले 1, तो 1 में क्या कर दूंगा, तो मैं 1 में यहाँ पे 1 जोड़ दूंगा, ये हो जाएगा 11.2, यहाँ पे 10.09 छोड़ी जाने वाली संख्या 9, 9 से पहले 0, 0 में 1 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 10.1 आ जाएगा। इसी क्या कह रहे हैं, इसी को हम कहते हैं राउंडिंग ऑफ करना, क्या कहते हैं राउंडिंग ऑफ करना, यानी कि छोड़ना चीजों को। समझ में आया, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब दूसरा रूल देखते हैं। अब जो छोड़ी जाने वाली संख्या है वो 5 से छोटी हो, अगर छोड़ी जाने वाली संख्या अगर 5 से छोटी, आपके मन में ख्याल आएगा ना सर, जैसे कि आपने बोल दिया कि छोड़ी जाने वाली संख्या 5 से बड़ी हो तो ठीक है हम 1 जोड़ देंगे, लेकिन अगर मान के चलो सर कि मेरे पास ऐसी संख्या है, मेरे पास एक ऐसी संख्या है जिसके लास्ट में 5 है ही नहीं, वो 5 से छोटी हो, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मैंने लिख दिया 17.34, मान चलो मैंने लिख दिया 17.34, या फिर मैंने लिख दिया 25.7 या फिर मान चलो मैंने लिख दिया सर 23, या फिर मान चलो मैंने सर लिख दिया 29.44, या फिर चलो मान चलो सर मैंने लिख दिया 29.01। अब बताओ क्या करोगे सर, अब बताओ क्या करोगे आप, बताओ क्या करोगे। तो मैं कहूंगा कि अगर अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो मुझे अगर राउंडिंग ऑफ करना हो तो लास्ट में मैं देखूंगा संख्या 5 से छोटी है 5 से बड़ी है, तो आप कहोगे सारे के सारे डिजिट में संख्या जो है 5 से छोटी है। अगर संख्या 5 से छोटी है तो हम उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, ज्यों का त्यों का लिखने का मतलब यह है तो मैं इसे लिख दूंगा 13.3, 13.3 मैं इसमें लिख दूंगा 25.7 मैं इसमें लिख दूंगा 29.4 मैं इसमें लिख दूंगा 29.0, यानी कि मैं इसे ओवरऑल क्या लिख दूंगा, ओवरऑल 29 लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा 29 लिख दूंगा, ओवरऑल लिख दूंगा। यानी कि अगर छोड़ी जाने वाली संख्या क्या हो, अगर छोड़ी जाने वाली संख्या मेरे दोस्त 5 से छोटी हो, 5 से छोटी हो तो उससे ठीक पहले वाली संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उससे ठीक पहले वाली संख्या में किसी प्रकार का कोई भी चेंज हम नहीं करेंगे, वह संख्या जैसी है वैसी ही रहेगी, वह संख्या जैसी है वैसी ही रहेगी। समझ में आया। अब आपके मन में ये ख्याल आएगा सर ठीक है, अगर वह संख्या 5 से बड़ी हुई तो हम पहले वाली संख्या में 1 जोड़ देंगे, समझ में आ गया। अगर संख्या 5 से छोटी हुई तो हम पहले वाली संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, हम उसको जो का त्यों लिख देंगे। लेकिन एक डाउट अब भी रह गया सर कि अगर मान के चलो कोई भी संख्या है उसके लास्ट में 5 आ जाए, यानी एग्जैक्ट 5 आ जाए, फिर क्या करोगे। हाँ, अगर एग्जैक्ट 5 आ जाए, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो 5 के, चलो सर आपने सारे एग्जाम्पल बताए बहुत अच्छी बात है, लेकिन मान के चलो अगर आपने बताया सर 25.75 आ जाए, फिर क्या करोगे सर। अगर मान के चलो सर 25.25 आ जाए, या फिर मान के चलो 22 आपका सर 3.5 आ जाए, या फिर मान के चलो सर 22.85 आ जाए। अगर लास्ट में सर ये 5 आए, अगर सर लास्ट में 5 आ जाए फिर क्या करेंगे हम, लास्ट में अगर ये 5 आ जाए तो फिर क्या करेंगे हम, इसके लिए भी आपका रूल है। कौन सा रूल है आइए समझते हैं, कौन सा रूल है आइए समझते हैं। यहाँ पे अगर मान के चलो x इज इक्वल टू एग्जैक्ट 5 आ जाए, एग्जैक्ट 5 आ जाए, यानी कि x इज इक्वल टू क्या आ जाए, एग्जैक्ट 5 आ जाए, यानी कि जो आप छोड़ी जाने वाली संख्या है, जो छोड़ी जाने वाली संख्या है मेरे दोस्त क्या आ जाए, बिल्कुल 5 आ जाए लास्ट में, तो उसके लिए 2 कंडीशन बनेगा। कौन कौन सी कंडीशन बनेंगे, उसके लिए 2 कंडीशन बनेगा। एक तो ऐसी संख्या आएगी, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मैंने लिख दिया 12.45, फिर या तो मान के चलो मैंने लिख दिया 22.75। 2 केस बनेंगे। कौन कौन से केस बनेंगे, एक तो ऐसा केस बनेगा जिसमें छोड़ी जाने वाली संख्या के जस्ट पहले वाला संख्या कैसा हो, इवन होगा, या तो छोड़ी जाने वाली संख्या के जस्ट पहले वाला संख्या कैसा होगा, ऑड होगा। 2 केस बनेगा, या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। छोड़ी जाने वाली संख्या के जस्ट पहले वाला संख्या या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, 2 केसेस बनेंगे। अगर मान के चलो छोड़ी जाने वाली संख्या के जस्ट पहले वाला संख्या इवन, छोड़ी जाने वाली संख्या के जस्ट पहले वाला संख्या कैसा हो, इवन हो, तो हम उसके ज्यों का त्यों ही लिख देंगे, यानी कि हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। डायरेक्टली क्या लिख देंगे, हम इसको लिख देंगे डायरेक्टली यहाँ पे 12.4, यानी कि
इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं करेंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं करेंगे। लेकिन वहीं पे अगर छोड़ी जाने वाली संख्या कैसी हो, ऑड हो, तो हमें वहां पे चेंजेस करने पड़ेंगे। किस प्रकार के चेंजेस करने पड़ेंगे, हमें इसमें एक जोड़ देना होगा, यानी कि 22.7 में हम क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे, हम इसको कर देंगे 8। समझ में आया? अगर छोड़ी जाने वाली संख्या एग्जैक्ट 5 है, अगर उससे पहले कोई भी इवन नंबर आता है तो संख्या को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। लेकिन अगर छोड़ी जाने वाली संख्या 5 है और उससे पहले कोई ऑड नंबर आ जाता है तो उस ऑड नंबर पे हम एक जोड़ देंगे। क्या करेंगे, एक जोड़ देते हैं। समझ में आया? और एग्जांपल देता हूं, देखो यदि उससे ठीक पहले वाली संख्या सम हो यानी कि इवन हो तो इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात वह संख्या जैसी है वैसी ही रहेगी। फॉर एग्जांपल मान के चलो, यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल बता देता हूँ, 3-4, ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। एग्जांपल मान के चलो मेरे दोस्त, क्या है आपका कि मैंने लिख दिया, मैं लिख दिया 5.5.25, मैंने लिख दिया यहाँ पे 7.7.7.7.45। फिर मैंने थोड़ा सा स्पेस दे देता हूं ताकि मैं चीजों को यहाँ पे लिख भी पाऊं। 7 दशमलव, एक सेकेंड, स्पेस स्पेस चाहिए मुझे, स्पेस थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, 7.45। ठीक है भाई, और लिख दिया मैंने 23.23.65, और लिख दिया मैंने 29.29.29 लिख दिया मैंने 8.5। ठीक है भाई, अगर कुछ इस प्रकार से आपको दिख जाए तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर छोड़ी जाने वाली संख्या के जस्ट पहले वाला अंक कैसा है, इवन है। छोड़ी जाने वाली संख्या के जस्ट पहले वाला अंक कैसा है, इवन है। ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो हम क्या करेंगे, इवन वाली संख्या में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करेंगे, हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। कहने का मतलब क्या है, हम इसे लिख देंगे 5.2। क्या लिख देंगे, 5.2। इसे हम लिखेंगे 23.6। कितना लिख देंगे, 23.6। इसे हम लिख सकते हैं, हम इसे कितना लिख सकते हैं, तो आपको इसे लिख सकते हैं 7.4। इसे लिख देंगे 29.8। कितना लिख देंगे, 29.8। यानी कि इवन वाले नंबर में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अब यहीं पे अगर मान चलो ये छोड़ी जाने वाली संख्या 5 है और उससे पहले कोई और नंबर आ जाए तो हम उसमें एक जोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे समझना, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 6.6.6.7.5। मैंने लिख दिया 12.12.35। मैंने लिख दिया मेरे दोस्त, मैंने लिख दिया 18, या फिर लिख सकता हूँ कुछ भी लिख दो, 11.11.7 7 लिख दिया ना ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7 की जगह मैं लिख दूं यहाँ पे 1.5। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 1.5। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, ये छोड़ी जाने वाली संख्या कैसी है, छोड़ी जाने वाली संख्या 5 है और 5 के पहले ऑड है, 5 के पहले ऑड है, 5 के पहले ऑड है। इस ऑड वाली संख्या में मैं एक जोड़ दूंगा, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ, मैं इसको क्या लिख दूंगा, मैं इसको लिख दूंगा 6.8। क्या लिखूंगा, 6.8। इसको लिखूंगा 12.4। इसको लिख सकता हूँ 11.2। क्या लिखूंगा, 11.2। तो कुछ इस प्रकार से हम जो है राउंड ऑफ करते हैं चीजों को। आई होप यहाँ तक की सारी चीजें आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होंगी, यहां तक किसी प्रकार का कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया चीजों, बताओ सारी की सारी चीजें समझ में आ गई। ये आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर सारी चीजें आपको समझ में आई हैं, एग्जैक्टली राइट तरीके से अगर आपको सारी चीजें समझ में आई हैं, तो अब आपका एक काम बनता है। क्या काम बनता है, अब आप चीजों को बताओगे इसमें कितने आपके जो है सार्थक अंक हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन लिख करके आया हूं, कितने लिखित भौतिक राशि के मानों में सार्थक अंकों की संख्या बताइए, कितने सार्थक अंक है। अगर आपको समझ में आ गया तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए, अगर आपको नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर गलत हो रहे हैं क्वेश्चन, दोबारा से वीडियो को देखना, चीजों को समझना, फिर उसे सही करना। अगर सही होने क्वेश्चन तो ऑल डन, यानी कि आपको बहुत ही अच्छे से चीजें समझ में आ गई। फॉर एग्जाम्पल पहला, जल का पृष्ठ तनाव दिया गया है 0.075 न्यूटन प्रति मीटर, इसमें कितने सार्थक अंक होंगे। तो आपको सर 0.0 यानी कि 0 पहले आए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है इससे, यानी कि हमारे पास सार्थक अंकों की संख्या होगी 2। दूसरा 6.67 इंटू 10 की पावर -11, तो मैंने आपको बताया था कि कितना भी घात आए हमें उससे कोई लेना देना नहीं है घात से, हमें क्या देखना है सार्थक अंक कितने हैं। तो आपको यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या है 3। 332 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कैसा नंबर है, पूरी तरीके से नॉन जीरो नंबर है, तो नॉन जीरो नंबर में सारे के सारे डिजिट कैसे होंगे, सार्थक अंक होंगे। यहाँ पे भी देखो सारे के सारे, यहाँ पे देखो कैसा है
सारे के सारे आपके जो है होल नंबर है, लेकिन होल नंबर के बाद में कितना है आपका कहोगे सर यहाँ पे जीरो है, तो जीरो हम काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ काउंट करेंगे आगे वाला नंबर, यानी कि कितना हो जाएगा, इसमें सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 3। यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें भी देखो लास्ट में 3 जीरो है, तो जीरो हमें काउंट नहीं करना होता है, हमें काउंट करना है क्या, सिर्फ एक, सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 1। यहाँ पे ध्यान से देखो कितने हो जाएंगे 1.01, 1 के बाद कितने भी जीरो आए बीच में हमें उससे कोई लेना देना है, अगर बीच में जीरो आए तो भी सार्थक अंक के रूप में ही गिने जाएंगे, तो इसमें पावर का वाला सार्थक अंक हमें गिनना नहीं है, पावर में जितना भी जाएगा हम उसे सार्थक अंक के रूप में काउंट नहीं करते, इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आपको सर इसमें सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 3। वायुमंडलीय दाब 1.0 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में जो सार्थक अंकों की संख्या होगी कितनी हो जाएगी, आपको सर सार्थक अंकों की संख्या 3 हो जाएगी। क्लियर समझ में आया? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्या लिखा गया, कोई डिजिट है आपका, फॉर एग्जांपल मान चलो यहाँ पे डिजिट का ले लो 4, ठीक है, यहाँ पे 10 की पावर 4 यहाँ पे ले लो, मान चलो कुछ भी 4 ले लो, यहाँ पे 6 ले लो, ठीक है, यहाँ पे ले लो 6। अब आप मुझे बताओ इन सब में कितने सार्थक अंक हैं, इन सभी संख्याओं में कितने सार्थक अंक है आपको बताना है। निम्नलिखित भौतिक राशियों के मानों सार्थक अंक बताइए, सार्थक अंकों की संख्या कितनी है ये बताओ। इसमें कितने, आपको 4, इसमें कितने, आपको 4, 53.000 कितने सार्थक अंक, आपको सर 2, 2.46 इंटू 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 से में कोई लेना देना नहीं है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3। 2.260, 2.260 इसमें कितने सार्थक अंक है जल्दी से बताओ, इसमें कितने सार्थक अंक है जल्दी से बताओ। तो आप कहोगे सर, क्या कहोगे, आप कहोगे सर इसमें होल नंबर यहाँ पे देखें तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 3, कितने सार्थक अंकों की संख्या इसमें हो जाएगी 3। 1.6 में कितने हो जाएंगे, तो आपको सर 2 हो जाएंगे, एंड 0.000320 में कितने हो जाएंगे, तो आपको सर इसमें हो जाएंगे 4। आई होप यहाँ तक की सारे कंडीशंस आपको जो है पूरी तरीके से समझ में आ गए होंगे, और आपको कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी डाउट आपको नहीं होगा किस प्रकार से हम जीरो को फॉर्म करते हैं। बताओ क्लियर है, किसी प्रकार कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपके लिए 2 क्वेश्चन होमवर्क है। यदि एक ज्वेलर है अपने ग्राहक को 3.1 ग्राम वजन का हीरा लकड़ी के बॉक्स में रख करके देता है, क्या समझना, कितने का हीरा दिया, 3.14 ग्राम रख कर देता है। यदि बॉक्स का वजन 1.2 किलोग्राम है, बॉक्स का वजन 1.2 किलोग्राम है, तो बॉक्स सहित हीरे का वजन उचित सार्थक अंकों में ज्ञात कीजिए। बॉक्स का वजन जो है उचित सार्थक अंकों में ज्ञात कीजिए। सार्थक अंक में ज्ञात करना है, क्या कर सकते हो, देखो ये क्या है आपका 3.14 ग्राम में है, ठीक है भाई, और आपका जो बॉक्स का वजन है 1.2 किलोग्राम में है। इस किलोग्राम को मैं किसमें चेंज कर लूंगा, इस किलोग्राम को मैं चेंज कर लूंगा ग्राम में, तो ग्राम में चेंज करूंगा कितना हो जाएगा, तो आपको सर 1200 ग्राम हो जाएगा, कितना 1200 ग्राम हो जाएगा। अब आपको क्या कर लेना है, इसको जोड़ लेना है, अब आपको क्या करना है, आपको जो है इसको जोड़ लेना है, ठीक है भाई, या तो आप इसे किलोग्राम में चेंज करेंगे, या तो आप इसे किलोग्राम में चेंज करेंगे, या तो आप इसे जो है ग्राम में चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद से अब आपको क्या करना है, जोड़ लेना है, जोड़ने के बाद मिनिमम डिजिट कितने आ सकते हैं वो आपको बताना है, ठीक है, जोड़ने के बाद मिनिमम डिजिट कितने आएंगे वो आपको बताना है। मैं आंसर, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे, मैं आंसर आपको जो है क्वेश्चन का जो आंसर है मैं आपको जो है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पिन करवा दूंगा, कमेंट का आंसर मैं आपको यहाँ पे पिन करवा दूंगा। ये मान चलो क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। सोने के 2 सिक्के के भार क्रमशः 25.4 ग्राम और 25.132 ग्राम है, तो दोनों सिक्कों के भार में उचित अंतर जो है सार्थक अंकों में बताइए। यानी कि क्या बताना है, अंतर बताना है दोनों सिक्कों के भार में, यानी कि देखो दोनों संख्या किसमें, ग्राम में है, 25.4 ग्राम, 25.4 ग्राम में भाई ये, और ये भी कितना है 25.132 ग्राम है, दोनों ग्राम में ही है। तब आपको क्या करना है, आपको इसे घटा देना, सिंपल आपको जो है घटाना है भाई, ध्यान समझना, सिंपल सा आपको घटाना है, कोई दिक्कत वाली लेने वाली चीज नहीं है, ठीक है भाई। 132 अब आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको जो है अंतर बता देना है, वो भी उचित सार्थक अंकों में बताना है, उचित सार्थक अंकों में बताना है। क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पे अगर 0 नहीं है तो आप यहाँ पे 0 मान सकते हो, 0 आप यहाँ पे मान सकते हो, और यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी, फॉर एग्जाम्पल वैल्यू 10 में से यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 में से 2 गया तो आपको सर 8, 9 में से 3 गया तो आपको सर 6, यहाँ पे बचा 3, 3 में से गया 2, और यहाँ पे बचा क्या 5 में से 0 और ये 0। अब देखो मैंने वैल्यू लिख दिया, मैंने वैल्यू यहाँ पे लिख दिया, अब आपको इसे राउंड ऑफ करके बताना है, राउंड ऑफ करके आपको बताना है, राउंड ऑफ करके आप इसे कितना लिख सकते हो, राउंड ऑफ करके आप इसकी वैल्यू कितना सही बताओगे, राउंड ऑफ करके आप इसकी वैल्यू कितना बताओगे। आप सभी लोग इसका आंसर मुझे बताना कि इसमें जो है सार्थक अंक कितने होंगे, इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, इसमें सिग्निफिकेंट काउंट कितने होंगे, इस वाले डिजिट में सिग्निफिकेंट काउंट,
सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है भाई, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। बाकी इस वाले क्वेश्चन में आपका इन दोनों को क्या करना है, आपको जोड़ना है, जोड़ने के बाद से आप मुझे बताना है सिग्निफिकेंट काउंट कितने होंगे, सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर आपके जो है कितने होंगे, ये आपको जो है मेरे दोस्त, ये आपको जो है कमेंट करके आप सबको सभी चीजों को बताना है। आई होप यहाँ तक की सारी चीजें आपको पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी, पूरी तरीके से चीजें समझ में आ गई होंगी, और यहाँ पे आपका फर्स्ट यूनिट पूरी तरीके से आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर से हम जो है इसके सेकंड यूनिट की तरफ स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है भाई, पहला टॉपिक आपका वही है, पहला टॉपिक हम जो है वहीं से आपका शुरू कर देंगे, फोर्स एंड मोशन में। ठीक है भाई, क्लियर समझ में आया। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं, कोई भी डाउट होगा आप कमेंट करके बताएंगे, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे। बाकी हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, और पीडीएफ के लिए हमारा सेमेस्टर अड्डा ऐप जरूर डाउनलोड करें। पीडीएफ अगर इसका चाहिए आपको, पीडीएफ अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारा डाउनलोड करेंगे सेमेस्टर अड्डा ऐप, सेमेस्टर अड्डा ऐप, सेमेस्टर अड्डा ऐप आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद जब उसमें रजिस्टर करेंगे तो आपको दिखाई देगा फ्री कोर्स। ठीक है भाई, फ्री कोर्स आपको दिखाई देगा। इस फ्री कोर्स में आप जब जाएंगे, फ्री कोर्स में जब जाएंगे तो वहां पे आपको जो है सारे आपको पीडीएफ जो है वहां पे मिल जाएंगे। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। बाकी आई होप आपको क्लास पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर से जरूर शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और ध्यान रखिए अपना।